इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में ऐसे-ऐसे खुलासे होने वाले हैं ना कि पार्ट 1 देख के लग नहीं रहा था। और हाँ, एक हिंट है कि पार्ट 1 को देख कर के जिन लोगों ने भी गेसिंग सही किया था मेरे सवाल का, उनका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जियाओची जानबूझ के ज़ू को किस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फेंग आ जाता है और कार का गेट ओपन करके जियाओची को बाहर निकालता है। ज़ू को कहता है कि मेरे घर की कुछ चीज़ें चोरी हो गई हैं और मुझे डाउट है कि कहीं तुम चोरी करके तो नहीं लेके गई हो। माफ़ करो लेकिन मुझे तुम्हारा कार चेक करना पड़ेगा। ज़ू को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कार चेक करने के लिए अलाउ कर देती है। उन्हें ज़ू के पास सिर्फ़ उनका वही प्रोडक्ट मिलता है जो कि जियाओची ने उन्हें दिया था। उस प्रोडक्ट को भी वो लोग अच्छे से चेक करते हैं लेकिन उन्हें उस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। फेंग को पता था, जियाओची इतनी आसानी से तो इन मैटर को जाने देने वाला नहीं और वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो प्लान ज़रूर कर रहा है। जाने से पहले जियाओची जो से कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। वो फेंग को अब दिखा रहा होता है सीधे से कि उसके और जो के बीच में कुछ ना कुछ तो अफेयर चल ही रहा है। आफ्टर दैट वो चीज़ वापस से जो को दे दी जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फेंग ये दिमाग लगा रहा था कि आखिरकार जियाओची ने क्या ही किया होगा जब उन्हें जो के पास से कुछ भी नहीं मिला तो उन सबके जाने के बाद जो उस बॉक्स को ओपन करके देखती है और जैसे ही वो उसे ओपन करती है तो उसे उसमें से एक लिस्ट मिलता है। वो लिस्ट जो कि फेंग के फैमिली के यानी कि ज़ू के फैमिली के खिलाफ था और उन लोगों ने अब तक जो भी ये सारे कांड अब तक किए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। अब वो जानती थी कि इस स्लिप और इस बिल के थ्रू वो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर पता लगा सकती है और इस बिल को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि जियाची ने उसे ये बिल आखिरकार क्यों दिया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है कि मुझे यहाँ पर फेंग के कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं और पहले वो उसकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है लेकिन जियाओची ने जब उसे पेपर्स दिया था तो वो उन शेयर्स को बाय करने का प्लान करती है और 15% शेयर 500 मिलियन में वो बाय कर लेती है। उसके सेक्रेटरी कहती थी कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है फेंग की कंपनी के शेयर्स। वो जानती थी कि अभी जब ये मैटर इस तरीके से बाहर निकला है उनके फ्रॉड का, तो ज़रूर ही यहाँ पर और सारी बातें भी खोलेंगे और इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन भी होगा। वो बस यहाँ पर चाहती थी जियाओची सेफ रहे। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जियाओची घर में बैठा हुआ था और फिर उससे पूछ रहा होता है कि वो आखिरकार करना क्या चाह रहा है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि कंपनी का हमारा बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत है। ऑलरेडी शेयर्स बहुत ज़्यादा ही डाउन पर हैं और किसी ने ये केस कर दिया है कि हम यहाँ पर फेक चीज़ें सेल किया करते हैं, इस वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रही है। जियाओची ये सुनते ही स्माइल करने लगता है। सेक्रेटरी बताता है कि 15% शेयर यहाँ पर जो ने खरीद लिए हैं और भी उसी की तरफ के आदमी बहुत सारे हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर कंपनी हमारी ही नहीं रहेगी। जियाओची को फिर वार्न करता है कि जो वो करने का सोच रहा है वो गलत कर रहा है। जियाओची उसे कहता है मैं कर ही कह रहा हूँ, बस जो मेरा है उसे खुद वापस लेने का कोशिश कर रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस वुलिस आती है और वो लोग इस तरीके से चीज़ों को चेक करते हैं और फेंग को तो लग रहा होता है कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें फेक निकलने वाली हैं क्योंकि उसे पता था ना कि आखिरकार उसने क्या कांड किया है। और मैंने आपको कहा था ना पार्ट 1 के स्टार्टिंग में, मतलब पार्ट 1 में, कि कोई सस्पिशियस इंसान है जो कि फेंग के ऊपर काम कर रहा है या फिर ये कहा जाए कि वही उससे काम कराता है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर इस तरीके से फेंग को लगता है कि उन्हें सच पता चल चुका है और वो लोग अब यहाँ पर जियाओची को पकड़ के लेके जाएंगे क्योंकि उसी ने ही पिछले 5 सालों में सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया था और अपना अप्रूवल दिया था कि सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं। तो यहाँ पर वो उसे सेव करने के लिए बोलता है कि इसका जियाओची से कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ टाइम पहले मैंने जियाओची को फायर कर दिया है, जो भी कुछ गड़बड़ है वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। मन में सोचता है कि वो जियाओची को कभी हर्ट होने नहीं देगा। मैंने कहा था ना गाइस, फिंग विलेन नहीं है, वो ये मजबूरी में कर रहा है। उसका प्यार जियोची के लिए साफ झलक रहा होता है। वो बंदा अपना ब्लड डोनेट कर रहा था अब भी जियोची को सेव करने के लिए। लेकिन तभी पुलिस कहते हैं कि नहीं, कुछ गलतफहमी हुई होगी, ये सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी को कोई जेल नहीं होने वाला है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है। जियाची से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया? उसे अच्छे से पता है कि वो सारे प्रोडक्ट फेक थे। जियाची से कहता है हाँ, मैं तो बस तुम्हारी कंपनी के शेयर डाउन करना चाह रहा था ताकि वो शेयर्स मेरे अंडर में आ सकें और तुम्हारे ऊपर जो आदमी तुमसे ये काम करवा रहा है वो कुछ ज़्यादा ही फ्यूरियस होगा कंपनी के शेयर्स डाउन होते हुए देख करके।
दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जियाओची की मॉम कमरे में सो रही होती है, तो फेंग का डैड उसे परेशान करने के लिए जाता है और वो उसके साथ रिलेशन बनाने का कोशिश कर रहा था। वो उसके मेंटली अनस्टेबल होने का फ़ायदा उठा रहा होता है, तभी उसकी नींद खुलती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जियाची और फेंग घर के दूसरे दूर कमरे में थे, तो उन तक जियाची की मॉम की आवाज़ नहीं जा पाती है। वो खुद को सेव करने का कोशिश कर रही होती है। इधर हम लोग देखते हैं कि जियाओची फेंग को कह रहा होता है कि देखो तुम बता दो कि आखिरकार तुम्हारे ऊपर कौन तुमसे ये सारे काम करवा रहा है, तो शायद मैं इन चीज़ों को रोक दूँ, वरना धीरे-धीरे करके ये कंपनी तो पूरी मेरी होने ही वाली है। सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे पास होंगे। फेंग जियाओची को कहता है कि तुम ये मत करो, तुम इस हेल में मत एंटर करो। मैं इतने टाइम से तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अब ये सब कुछ मत करो। वो कहता है तुमने जब मेरे डैड को मारा तब तुमने नहीं सोचा। दूसरी तरफ हम लोग इस कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट देखते हैं जियाची के डैड को, जो कि जिंदा है। यस गाइस, आप लोगों का गेस बिल्कुल भी सही था। इस कहानी का असली विलन जियाची का डैड ही है और वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। कहानी फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि फेंग को जियाची का डैड कह रहा होता है, हमारी कंपनी के सारे लोगों को पता चल चुका है कि मैं फेक चीज़ों को सेल कर रहा हूँ। लोगों ने कंप्लेन कर दिया और मैं जेल जाने वाला हूँ। मुझे जेल नहीं जाना है, ये तुम्हारा एंटीडोट है जो 1 महीने तक तुम्हें ज़िंदा रखेगा। मैं तुम्हें ज़िंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम मेरे बेटे जियाओजी को बचा सको। जियाओजी का इस्तेमाल मैं बाद में करने वाला हूँ, अभी तुम्हें बस इतना करना है कि सबके सामने, मेरी फैमिली के सामने मेरा मर्डरर बनना है। मेरे जाने के बाद तुम्हें जियाओजी को हमेशा ब्लड डोनेट करके उसकी ज़िंदगी बचानी है जब तक कि मेरा काम नहीं हो जाता। ये इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश था कि ये खुद कंपनी पूरी हथियाना चाहता था। इसे अपनी बीवी और अपने खुद के बच्चे जियाओजी तक से कोई मतलब नहीं था, कोई प्यार नहीं था। और वही वो खुद नाइफ लेकर के मार लेता है। वैसे सिचुएशन में जियाओची और उसकी मॉम आई थी। वो लोग ये देख करके ये सोचने लगते हैं कि फेंग ने जियाओची के डैड को मारा है। बेचारा फेंग पिछले 5 सालों से जो टॉर्चर झेल रहा है कि पूछो मत। वो इंसान जिससे कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा मानता है जियाओची, वो उससे नफ़रत कर रहा होता है और वो ये सब कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। और यहाँ पर उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा था क्योंकि उसका डैड उसे वहाँ से भेज देता या मार देता और फेंग के मरते ही जियाओची भी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहने वाला था। इसी वजह से यहाँ पर फेंग ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने का डिसाइड किया था ताकि वो जियाओची को सेव कर सके। ये सच्चाई जियाओची को पता नहीं था। वो अपने वो अपने डैड को ज़िंदा देख कर के शॉक हो जाता है। उसके डैड जियाची से बात करने का कोशिश करते हैं, तो जियाची गुस्सा होकर के बोलता है, "अगर तुम मर ही गए थे, तो मर ही जाते ना, वापस आने की क्या ज़रूरत थी?" उसका डैड उसे कहता है कि तुम्हें तो पता चल चुका है कि मैंने मरने की एक्टिंग की थी। जियाची समझ जाता है, ये सब कुछ एक्चुअल में जियाची के डैड का ही किया धरा है। एक्चुअल में वो गलत थे। उन्होंने कंपनी में फ्रॉड किया था, खुद को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और वो जिस इंसान फेंग को गलत समझ रहे थे उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। वो जियाची का गुस्सा फेंग को थप्पड़ मार के निकालते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें जियाची को औकात में रखने के लिए कहा था और तुम उसे संभाल नहीं पाए। इधर हम लोग देखते हैं कि फेंग का डैड जियाची के मॉम के साथ इंटीमेट होता है और गुस्से में उसका सर दीवार से टकरा देता है, जिसकी वजह से कि वो जो पागलपन को उन्हें दौरा पड़ता था, वो ठीक हो चुकी थी। ठीक होते ही वो यहाँ पर फेंग के डैड को पहचान जाती है और उससे अपना पीछा छुड़ा करके बाहर जियाओची को ढूँढते हुए निकलने लगती है। वो इंसान खुद को सेव करने के लिए जियाओची के मॉम को रोकने के लिए जाता है क्योंकि अगर बाहर पता चल जाता है कि वो यहाँ पर ज़बरदस्ती जियाओची के मॉम के साथ इंटीमेट हुआ है, तो फिर वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। लेकिन बाहर जाते ही उन्हें पता नहीं था कि उन्हें एक और शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। बाहर जाकर के वो सुनती है जियाची के डैड उस पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि अगर ये सब कुछ मैं गेम नहीं खेलता तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पागल माँ अपने हिस्से के शेयर्स मुझे दे दें। वैसे भी वो पागल हो चुकी है, उसका होना ना होना दोनों बराबर है और यहाँ पर वो जल्दी ही मर जाए तो बेहतर है। मुझे इस तरीके से कंपनी के शेयर्स जल्दी मिल जाएँगे। मैंने ये सब कुछ इसीलिए तो गेम खेला था, उससे प्यार जताने की मैंने एक्टिंग की थी ताकि कंपनी के शेयर्स मेरे अंडर में रहे और देखो वही सब कुछ हो रहा है, मुझे किसी हालत में वो कंपनी चाहिए। जियाओची जब अपने डैड का असलियत सुनता है, देखता है तो वो शॉक हो जाता है, वो जिसे एक परफेक्ट कपल समझा करता था। मॉम डैड इस तरीके से उससे इतना प्यार करते थे और यहाँ पर वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। उसकी खुद की मॉम ये सारी बातों को सुन लेती है और समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे भी धोखा दिया है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जियाओजी के डैड को भी पता चल चुका है कि उसकी मॉम ने सारी बातें सुन ली है। उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसके पीछे-पीछे यहाँ पर फेंग का डैड भी आ जाता है। वो लोग यहाँ पर फेंग के डैड को पकड़ लेते हैं।
उसका डैड यहाँ पर जियाजी पर गुस्सा कर रहा था कि अगर सीधे तरीके से जो मैं कह रहा था तुम करते जाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? ये कंपनी मेरी है, तुम्हारी भी नहीं है और इस कंपनी को मैं सँभालूँगा। सोचो कोई इंसान किस हद तक लालची हो सकता है। ये इंसान को अपनी बेटी तक से प्यार नहीं था और उसे वो कंपनी हैंडओवर करने के लिए रेडी नहीं था। इतना सब कुछ उसने चाल चला सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी हथियाने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से जियाजी की मॉम ने सब सुन लिया, तो वो लोग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जियाजी की मॉम पागल है, लेकिन जल्दी ही उसकी बातों से उसके डैड को पता चल चुका कि अब वो ठीक हो चुकी है। तो उससे वो खतरा लग रहा था क्योंकि एक तो वो सच्चाई जान चुकी है और ऊपर से अब वो ठीक हो चुकी है। तो अगर उसने उसका पोल खोल दिया, तो जो भी उसके पास शेयर्स है, वो भी उसे देने पड़ जाएँगे। उसकी मॉम वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ पर जियाजी का डैड फेंग के डैड को रास्ते से हटा देने के लिए बोलता है। उसकी मॉम सोच रही है सब कुछ सपना है, उसका हस्बैंड उसे धोखा कैसे दे सकता है? एक बार उसे होश आएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रोड साइड बैठ कर के रो रही होती है, तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक कार आकर के उसका एक्सीडेंट कर देती है। जियाओ जी उन्हें रोकते रह जाता है लेकिन वो अपनी मॉम के एक्सीडेंट को रोक नहीं पाता है और उसकी आँखों के सामने वो अपनी मॉम को हमेशा-हमेशा के लिए खो देता है। और यहाँ पर वो जाकर के अपनी मॉम के डेड बॉडी को पकड़ के रोने लगता है। उसे ऐसा करता देख फेंग यहाँ पर आता है और उसे सँभालने लगता है। और इसके बाद जो होने वाला है, पूछो ही मत, कहानी ऐसे-ऐसे बदल रही है हर एक मिनट पर। मुझे लगा था कि एक नॉर्मल स्टोरी होने वाली है, लेकिन कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही थी। कहानी में एक और ट्विस्ट ये आता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से, इस शौक की वजह से पिछले 5 साल के बारे में सब कुछ जियाची भूल चुका था। ये उसके फ़ादर के लिए प्लस पॉइंट था और वो कहीं न कहीं खुश हो रहे होते हैं। फेंग सोच रहा होता है कि जियाची पिछले 5 साल के सारे बुरे मोमेंट को भूल चुका है। ये अच्छी बात है या बुरा, पता नहीं, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से जियाची वापस से फेंग के साथ पहले की तरह ही बिहेव करने लगता है, यानी कि अच्छे से। वो उसका फ़िक्र कर रहा था कि वो ऐसे इंसर्ट क्यों है? फिर मुझसे कहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है और यहाँ पर उसे फ़िलहाल नहीं बताया जाता है, उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन हम लोग चाची को देखते हैं, वो वापस से इस तरीके से चीज़ों को बनाने लगता है। फेंग उसे देखने के लिए जाता है। फेंग के बिहेवियर से मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा था कि वो जियाची को कहीं न कहीं पसंद करता है, मीन्स वो प्यार वाला पसंद। वो क्या सच्चाई है वो तो हमें कहानी के एंड में ही पता चलने वाला है। यहाँ पर जॉर्ज से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मुझे होश आया चीज़ें कुछ बदली-बदली से हैं। तुम्हारे बिहेवियर में काफ़ी बदला है। मॉम डैड भी बाहर वर्ल्ड टूर पर गए हुए हैं। मुझे काफ़ी खाली-खाली सा लग रहा है। चलो बाहर घूम कर के आते हैं। फिर उसे लेकर के जा रहा था घर की मेड जियाची को देख के थोड़ा-सा घबरा जाती है। जियाची को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लगती है। उसके खुद के अपने लोग उसके साथ ऐसे वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? वो और फिर उसी यूजुअल पार्क में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग पहले जाया करते थे। जियोजी से फिंग पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है? वो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति बनाने वाला बनना चाहता हूँ। फिर फिंग से पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है? तो फिंग उसे कहता है मैं तुमको दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति बनाने वाला देखना चाहता हूँ। वो शुरुआत से लेकर के अब तक जियाओजी के लिए हमेशा ही लॉयल रहा है। उसे अपनी जान की कभी फिक्र ही नहीं रही और बचपन से लेकर के आज तक उसने जो कुछ भी जियाओजी के लिए किया वो पूरे दिल से किया था। लेकिन कभी कभी हम किसी के लिए कितना भी करते हैं वो इंसान उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। कुछ यहाँ भी वही हो रहा होता है। फेंग बिल्कुल अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार यहाँ पर जियाओजी को कर रहा था। उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो अपनी ज़िंदगी तक उसके लिए सेक्रीफाई कर देता है। कुछ देर पार्क में रहने के बाद वो दोनों घर वापस लौट कर के आते हैं। जियाची को बाहर जाना अलाउड नहीं था, तभी वहाँ पर उसके फादर आते हैं। फादर से मॉम के बारे में पूछता है तो उससे जियाची से झूठ बोल दिया जाता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो फॉरेन में ट्रीटमेंट ले रही हैं और वो जल्दी ही वापस आएंगे। यहाँ पर फेंग के फादर मतलब जियाची के फादर यहाँ पर उससे कुछ पेपर साइन कराना चाह रहे थे, जिसे कि यहाँ पर फेंग रोक देता है और कहता है अभी इतने कोई अर्जेंट नहीं है पेपर साइन करने के। वो बहाने से यहाँ पर जियाची से उसके हिस्से के शेयर्स भी लेने का प्लान कर रहे होते हैं। फेंग के ऐसे रोकने की वजह से अब उसके फादर उसे छोड़ने नहीं वाले हैं। फेंग को वो दूसरे कमरे में लेकर के जाते हैं। उसके फादर के ऐसा बिहेवियर जियाओजी को बहुत ही अलग फील करा रहा था। उसके फादर यहाँ पर फेंग को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। फेंग उसे कहता है कि आप जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो दिन आ गया है ना, तो आप जिंदा हो, ये बात बाहर क्यों नहीं अनाउंस कर देते?
वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो को देखते हैं, वो अपनी कंपनी में बैठे-बैठे सोच रहे होते हैं कि आखिरकार क्या सच हो सकता है। जियाओजी को ये लोग बाहर नहीं जाने दे रहे। न्यूज़ में आ रहा होता है कि 5 इयर्स बिफोर जो भी यहाँ पे जियाओजी के डैड की कंपनी में फ्रॉड हुआ था, उन सब के ज़िम्मेदार कोई और नहीं, जियाओजी है। और उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया, वो इस दुनिया में नहीं है। और उनका फ्रॉड पकड़ा गया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। और फेंग के डैड, जियाओजी के डैड जो मर गए थे, वो जिंदा है और वो वापस आ रहे कंपनी संभालने के लिए। इन चीज़ों को देखते ही जो समझ जाते हैं कि सब कुछ इनका प्लान है। एक्चुअल में तो जियाओजी के मॉम की कोई गलती ही नहीं थी, ये सब कुछ जियाओजी के डैड का किया हुआ है। लेकिन इन चीज़ों का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं था जिस वजह से कि यहाँ पे जियाओजी के डैड को पनिशमेंट मिल सके। जो यहाँ पर सोचती है कि मैंने इतने सारे शेयर्स तो उसकी कंपनी के ले लिए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर जियाओजी को सेव करने का। और अगर मैंने यहाँ पर फिलहाल जियाओजी को नहीं बचाया तो शायद यहाँ पर वो उसे कभी नहीं बचा पाएगी। अब वक्त आ गया है उनके घर जाने का। जियाओजी का जो फ्रेंड था वो भी यहाँ पर जू के साथ मिल करके काम कर रहा होता है। वो पहले यहाँ पर जियाओजी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। वो कहता है मैं जियाओजी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम लोग मुझे रोक रहे हो जाने से। वो कहता है कि हाँ, हमें अंदर किसी स्ट्रेंजर को जाने देना अलाउड नहीं है। यहाँ पर जियाओजी के फादर और फेंग आते हैं। वो लोग यहाँ पर उसे कहते हैं कि आई नो कि तुम मेरे बेटे के बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहा है और वो फिलहाल किसी से मिलना नहीं चाहता है, इसी वजह से जाओ, तुम्हें बाद में बुला लिया जाएगा। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि जू एक लॉयर और अपने कुछ गार्ड्स को लेकर के आ जाती है। उसे देखते ही जियाओजी के डैड पूछते हैं वो यहाँ पर क्या कर रही है। जू का कहना था कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी कंपनी की अच्छी खासी शेयर्स भी हैंडल कर रही हूँ, और दूसरी बात कि ये जो लॉयर है वो यहाँ पर तुम्हारी वाइफ का लॉयर है और ये कुछ अनाउंस करना चाहता है। ये मुझसे हेल्प लेने के लिए आया हुआ था, इसी वजह से मैं उसका हेल्प करने के लिए आई हूँ। मजबूरी में उन्हें अंदर लेकर के जाया जाता है जहाँ पर कि जियाओजी भी आया हुआ था। जो उसे देख रही होती है। यहाँ पर जो लॉयर था वो अनाउंस करता है, यहाँ पर वो लॉयर अनाउंस करना स्टार्ट करता है कि एक्चुअल में 20 साल पहले यहाँ पर जियाओजी की मॉम ने अनाउंस किया था कि एक्चुअल में उनके हिस्से के जितने भी शेयर थे वो सारे जियाओजी को जाने वाले हैं। इस बात को उसके डैड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और वो यही प्लान किए हुए थे कि जियाओजी के भी शेयर्स वो ले लेंगे और उसकी वाइफ के मरने के बाद वो शेयर्स तो ऑलरेडी उसके होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तो इस बात का प्रूफ दिखाने के लिए कहते हैं तो वो पेपर एक्चुअल में वाइट था। इन लोगों ने उन्हें उल्लू बनाने का कोशिश किया था और यहाँ पर जो जियाओजी है वो फेंग और उसके डैड का सपोर्ट कर देता है। ये देखते ही जो शॉक्ड हो जाती है कि ये सब कुछ उसके लिए कर रही है और वही उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। उसे नहीं पता था ना कि जियाओजी का मेमोरी लॉस हो चुका है। उस पेपर को गलत देखते ही यहाँ पर उसके डैड गुस्सा करने लगते और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लॉयर कहता है कि उन्होंने वर्बली मेरे सामने ये बात कहा था और उनका जो विल है वो मैंने संभाल करके रखा हुआ है। वो विल मैं बाहर लेकर के नहीं आऊँगा फिलहाल, मैं पूरी मीडिया को दिखाऊंगा, कोर्ट तक की बात जाएगा, किसी ने ये बात नहीं माना तो जो भी सारे शेयर्स हैं उसके मॉम के नाम के, उनके गुजरने के बाद वो सारे शेयर्स यहाँ पे जियाओजी को दिए जाते हैं। फिलहाल उसके डैड गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। वो अपना गुस्सा यहाँ पर फेंग पर ही निकाल रहे होते हैं। जो यहाँ पर जियाओजी को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। उसका बेस्ट फ्रेंड भी जियाओजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन फेंग उसे जाने नहीं दे रहा था और उसे कहता है कि जियाओजी अभी कहीं किसी से मिलने के लिए नहीं जा सकता है। वो एक बार पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो फिर उसे जहाँ जाना हो वो जा सकता है। जो सोच रहे होते हैं कि जियाओजी उसके साथ क्यों नहीं जा रहा। अब तक तो वो सबको ऐसे पीछे छुड़ा करके उसके साथ रहा करता था, फिर अचानक से क्या हो गया। जाने से पहले वो जो को देखते हुए जाता है, जो उसके एक्सप्रेशन से कंफ्यूज थी कि वो उसे पसंद करता है या नहीं, या फिर वो उसे जानबूझ करके इग्नोर कर रहा है। वो भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब साथ में वो खाना खा रहे होते तो जियाओजी फेंग से कहता है कि क्या जू मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है क्यों, तुम्हें कुछ याद आया क्या। वो कहता है कि नहीं, लेकिन जू को देखकर कैसा लगता है जैसे कि मैं इसे पहले से जानता हूँ और मैं इसे पहचानता हूँ। एक्चुअल में ये उस समय की बात है जब यहाँ पर मैं अपनी खुद की मूर्तियाँ बना करके पब्लिक में ऑक्शन करना चाहता था, लेकिन डैड ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया था। मेरे बहुत जिद करने पर उनने प्राइवेट ऑक्शन में मेरी मूर्ति को निकाला ज़रूर था, लेकिन कोई उसे खरीद नहीं रहा था। और वहाँ पर जू एक गर्ल थी जिसने कि उस मूर्ति को महंगे दामों में खरीदा था।
सब उसे कह रहे होते, ये तो एक अननोन मूर्ति बनाने वाले के नाम से है, तुमने इस मूर्ति को क्यों खरीदा? जो का कहना था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये किसी फेमस इंसान ने बनाया है नहीं, मुझे इस मूर्ति में एक मोटिव दिखता है, एक मैसेज दिखता है, जिस वजह से कि मैं इसे बाय कर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने उस चीज़ को बाय किया था। और यहाँ पर जो जॉर्जी था उसकी इन बातों को सुन करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसकी मेमोरी में बस यही बातें थी। वो फेंग से कह रहा होता है कि जो से उसका क्या रिलेशन है वो जानने के लिए जा रहा है। तो फेंग उसे बहाने से रोक देता है और कहता है कि नहीं, वो नहीं जा सकता, वो उस पर ट्रस्ट करे, वो उसे सब कुछ बता देगा, लेकिन बस वो फ़िलहाल जो से मिलने के लिए नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जियाओची उसकी बातों को मान जाता है और घर पे ही रहने का डिसाइड करता है। जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे अपनी मॉम के साथ हुए ये सारे बुरे व्यवहार धीरे धीरे करके सपने में आ रहे थे। बहुत ही बेचैन होकर के वो उठता है। यहाँ पर सपने में वो अपनी मॉम का एक्सीडेंट वाला सीन भी देख रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो अपना लैपटॉप ओपन करता है। उसने यहाँ पर फेंग के स्टडी में हिडन कैमरास लगाए हुए थे ना, तो लाइव देख रहा होता है जहाँ पर उसके फादर यहाँ पर जियाची को पीट रहे होते हैं। उनका कहना था कि तुम मेरे खिलाफ क्यों जाते जा रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था तुम फॉरेन की कंपनी जाकर के संभाल लो, तो तुम यहाँ क्यों थे? वो कहता अगर मैं चले जाता तो जियाची ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता, उसे हर वक्त मेरे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर मैं उसे अपना ब्लड ना दूँ तो वो मर जाएगा। उसके डैड कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़िंदा रहे हमारे पास, जाने से पहले वो मुझे अपने शेयर्स दे जाए। वो खुद इन बातों को सुन करके शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं होता है उसका डैड ऐसा कह सकता है। कहीं ना कहीं उसे ये भी दिख रहा होता है कि फेंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो किस बात पर ट्रस्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। ये सारे वीडियोस देखने के बाद उसे कुछ कुछ मेमोरीज तो याद आ रहे होते हैं। वो किस तरीके से इन चीज़ों को रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके सर में बहुत ही ज़्यादा वाला तेज़ दर्द हो रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि उस कमरे में जियाओची के डैड फेंग की पिटाई लगाते हुए कहते हैं दोबारा मेरी इजाज़त के खिलाफ जाकर के कभी भी जियाओची को प्रोटेक्ट मत करना, और अगर एक्शन में उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ वही करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इतने सालों तक तो फेंग ने सिर्फ वही कहा किया था जो कि जियाओची के डैड ने कहा था। वो मन ही मन सोचता है कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो वो जियाओची को कभी हर्ट नहीं होने देगा, उसे इस हेल से वो बाहर निकाल करके ही यहाँ से जाने वाला है, उसे जहाँ जाना हो। उसका फादर यहाँ पर फेंग के इस इमोशन का इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी हथियाने के लिए वो दोनों को ही रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे अपना काम निकलने के बाद। थोड़ी देर बाद जियाओची अपनी मॉम से रिलेटेड चीज़ों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। उसकी मॉम मोस्टली ऐसे लॉन में एक चेयर पर बैठती थी। वहाँ पर उन्हें उसका ब्लैंकेट और वो छोटा टॉय मिलता है, जिसे देख करके उसे अपनी मॉम के बारे में फाइनली सब कुछ याद आ जाता है। जो कुछ वो भूल चुका था वो सब कुछ, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर फ़िलहाल किसी को नहीं बताने वाला। वो भूलने की एक्टिंग करेगा जब तक कि वो इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिरकार एक्चुअल विलन कौन है। और यहाँ पर वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाता है। फेंग यहाँ पर उसके डैड से मार खाने के बाद यहाँ पर आता है। वो अपने घाव को छुपाते हुए आ रहा था। जियाओची से वो बात करने का कोशिश कर रहा था तो जियाओची उससे एक अलग तरीके से कोल्ड शोल्डर दे रहा होता है। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं जियाओची को कुछ चीज़ें याद तो नहीं आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे चीज़ें याद आएंगी तो वो ऑब्वियसली उससे अच्छे से बिहेव नहीं करने वाला है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम इंसर्ट क्यों हो, आओ मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। और यहाँ पर वो दवा लगाने के बहाने उसे जानने का कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसकी मॉम की मौत हुई कैसे थी और उसे ये चीज़ें याद क्यों नहीं है। अब वो बेचारा क्या ही कहता, कहीं ना कहीं वो खुद को इन चीज़ों का गुनहगार माना करता था। वो उसे कह रहा होता है कि जो चीज़ वो भूल गया है उस चीज़ को भूले ही रखे तो बेहतर होगा। वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे। उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात को वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो यहाँ पर गुस्सा होकर के इस तरीके से फेंग को एक बार को हर्ट करने का कोशिश करता है। फेंग उसे कहता है जिस दिन से तुमने मुझे अडॉप्ट किया था उस दिन से मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम यहाँ पर मुझे ज़िंदा छोड़ो या मार डालो ये मर्जी तुम्हारी है। लेकिन जियाओची यहाँ पर फेंग पर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि इन सब में उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर इन सब में उसकी गलती होती तो वो कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता है। उसे खुद नहीं समझ में आता है कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वो उसे कहता है मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और मैं यहाँ पर उनको अंतिम संस्कार देना चाहता हूँ। मैं तो उसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाया, क्या वो उसका हेल्प करेगा? तो यहाँ पर इस तरीके से
वो ओके बोल देता है और कहानी का सेकंड पार्ट हमारे यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब इस कहानी का थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट आए तो आप लोगों से मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट में।